तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग बाल विकास और शिक्षा शास्त्र चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी पढ़ेंगे और इसमें टोटल 30 नंबर का हम स्कोरिंग करेंगे जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। और आज का जो प्रश्न है, वो जो पहला प्रश्न है वो स्टार्ट होता है, विच ऑफ द फॉलोइंग एज ग्रुप कॉरस्पेंड टू मिडल चाइल्डहुड। निम्नलिखित में से कौन सा आयु समूह मध्य बाल अवस्था के अंतर्गत आता है। आपको इसमें बताना है कि निम्नलिखित में कौन सा आयु समूह मध्य बाल्य अवस्था के अंतर्गत आता है। अब देखो, यहाँ पे जो मध्य बाल्य अवस्था है, आपको भी पता है, वो 6 से 11 वर्ष होता है। जो मध्य बाल्य अवस्था होता है वो कितने वर्ष से कितने वर्ष तक होता है? 6 से 11 वर्ष होता है। अब चलते हैं हम लोग दूसरे प्रश्न पे। दूसरा प्रश्न है, कह रहा है कि नीचे दो कथन दिए गए हैं जिनमें एक को अभिकथन ए तथा दूसरे को कारण आर के रूप में अंकित किया गया है। कथनों को पढ़िए और सही विकल्प चुनिए। अब देखिए, यहाँ पे सही विकल्प आपको भी चुनना है। अभिकथन ए क्या कह रहा है? कह रहा है कि प्रभावी शिक्षण में विद्यार्थियों को एक संगठित तरीके से जानकारी प्रस्तुत करना और चर्चा के अवसर पर प्रदान करना शामिल है। ठीक है, चलिए अब कारण समझ लेते हैं क्या है। कारण कह रहा है कि अधिगम प्राथमिक रूप से सूचना को याद रखने हैं। अब यहीं पे समझिएगा, कभी भी रोट लर्निंग, याद रखना, ये कभी सीटेट में हो ही नहीं सकता। कहीं भी याद रखना, केवल रटना, ये शब्द बिल्कुल गलत होता है। ठीक है दोस्तों, तो याद रखिए कि याद रखना शब्द अगर आ गया, यहीं से ये पूरा ही ऑप्शन क्या हो गया? गलत हो गया। यानी अगर हम ऑप्शन में देखें तो पहला ऑप्शन इसमें क्या है? सही है, ए सही है, लेकिन आर क्या है आपका? गलत है। अब चलिए तीसरे प्रश्न पे चलते हैं। तीसरा प्रश्न कह रहा है कि अर्ली सिम्टम्स ऑफ सेरिब्रल पाल्सी कैन बी आइडेंटिफाई बाय द लॉन्ग डिलेइंग। कह रहा है कि प्रमस्तिष्क घात के प्रारंभिक लक्षणों को में लंबे विलंब से पहचाना जा सकता है। अब देखो, ये क्या कह रहा है कि अगर पहला सूक्ष्म गतिक और अस्थूल गतिक कौशल से पहचानेंगे, या दूसरा समझ और बूझने की क्षमता से पहचानेंगे, या तीसरा पढ़ने और लिखने की क्षमता से पहचानेंगे, या चौथा वस्तुओं की दृश्य पहचान से आप पहचानेंगे। तो ये ध्यान रखिएगा, जब भी यहाँ पे आपको मोटर स्किल से विकसित करने की बात होगी तो ये ध्यान रखिएगा कि इसमें सूक्ष्म गतिक और अस्थूल गतिक कौशल प्राप्त होगा। यानी कि पहला आंसर क्या है इसका? सही है। अब हम लोग चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ, और अगला प्रश्न है चौथा प्रश्न। इसमें क्या पूछ रहा है? इसमें पूछ रहा है कि एक शिक्षक को अपनी कक्षा में विचलित होने वाले विद्यार्थियों के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए। अब देखिए, ध्यान रखिएगा, कह रहा है कि हाउ शुड अ टीचर डील विद द स्टूडेंट हु आर डिस्ट्रैक्टेड इन हर क्लास। कई ऐसे बच्चे होते हैं जो विचलित हो जाते हैं, डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, तो आपको उनके साथ कैसा व्यवहार करना है। पहला, कक्षा को प्रबंधनीय समूहों में विभाजित करके उन्हें सहयोगात्मक रूप से सीखने के मौके देने चाहिए, या दूसरा, प्रत्येक कक्षा के लिए भौतिक पुरस्कार प्रदान करने चाहिए जिसमें वे ध्यान दें, या तीसरा, उन्हें कड़ी से कड़ी सज़ा देनी चाहिए, और चौथा, अभिभावकों को फ़ोन कर बच्चों की कड़ी सज़ा देने की धमकी देनी चाहिए। तो आपको पता है बेटा, आपको समझना है कि उन्हें कड़ी से कड़ी सज़ा देनी चाहिए, तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। सज़ा देना कभी सीटेट में होता ही नहीं है। ठीक है। दूसरा कह रहा है कि अभिभावकों को फ़ोन करके बच्चों को कड़ी सज़ा देने की धमकी देनी चाहिए, ये भी नहीं होगा, इसमें भी सज़ा का अवलोकन है, तो नहीं होगा। अब हम चलते हैं दूसरे में, प्रत्येक कक्षा के लिए भौतिक पुरस्कार प्रदान करने चाहिए जिससे वे ध्यान दें। नहीं, आप भौतिक पुरस्कार का भी इसमें ध्यान नहीं देंगे, प्रदान करके अलग से उसको नहीं देंगे, तो ये दूसरा भी क्या हो गया? कट गया। अब हमारे पास सही आंसर क्या हुआ बेटा? पहला, यानी कक्षा को प्रबंधनीय समूहों में विभाजित करके उन्हें सहयोगात्मक रूप से सीखने के मौके देने चाहिए। ये आपका क्या हो गया? सही हो गया। अब चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है पांचवा प्रश्न। पांचवा प्रश्न कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्डर ऑफ प्रेजेंटिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ फेवरस इफेक्टिव लर्निंग। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे जो फेवरस इफेक्टिव लर्निंग कह रहा है उसका मतलब समझिए। कह रहा है कि अवधारणाओं को प्रस्तुत करने का निम्नलिखित में से कौन सा क्रम प्रभावी अधिगम के पक्ष में है।
तो आपको ध्यान रखना है इसमें कि जब भी ऐसे पूछे तो क्या जटिल से सरल है, क्या ज्ञात से अज्ञात है, क्या अमूर्त से मूर्त है, या प्रतिष्ठित से प्रक्रियात्मक है, प्रतीकात्मक है। तो ध्यान रखिएगा कि जब भी ऐसे प्रश्न पूछे तो आप नोन टू अननोन होगा, यानी कि ज्ञात से अज्ञात होगा। किस क्रम में जाएगा ये अवधारणा? ज्ञात से अज्ञात, यानी कि नोन टू अननोन के क्रम में। चलिए अगला चलते हैं प्रश्न, छठवें प्रश्न पे। अब छठवां प्रश्न क्या कह रहा है बेटा? कह रहा है कि डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रेन इज, कह रहा है कि बच्चों का विकास क्या है। आपको ये समझना है कि बच्चों का विकास क्या है। तो पहला ऑप्शन है का सटीक अनुमान लगाया जा सकता है। कह रहा है कि बच्चों का विकास का सटीक अनुमान लगाया जा सकता है, क्या ये सही है? दूसरा है अस्त व्यस्त और अव्यवस्थित है, क्या ये सही है? एक एकीकृत प्रक्रिया है, क्या ये सही है? या एक सरल एकात्मक प्रतिक्रिया है। तो ध्यान रखिए 4 ऑप्शन इसमें दिए गए हैं और आपको ये समझना है, आपको पहले से भी पता है कि विकास जो है एक सतत एवं एकीकृत प्रक्रिया है। विकास क्या है आपका? एकीकृत प्रक्रिया है और सतत है, यानी कि अनफाइंड प्रोसेस है ये, ठीक है। यानी कि तीसरा ऑप्शन हमारा क्या हो जा रहा है? सही हो जा रहा है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ और अगला प्रश्न है 7वां प्रश्न। कह रहा है इसमें अकॉर्डिंग टू लेव वायोगस्की थियरी व्हाट इज मीन्ड बाय द टर्म इसके फोल्डिंग। कह रहा है कि लेव वायोगस्की के सिद्धांत के अनुसार, इस पे दोस्तों मैं डिटेल में वीडियो बनाऊंगा, आप ध्यान रखिएगा। लेव वायोगस्की हो गए, आपके और भी जितने भी इसमें शिक्षाविद होंगे उनके अलग अलग, जीन पियाजे हो गए, जितने भी शिक्षाविद हैं उन सबका मैं डिटेल में वीडियो बनाऊंगा। ये चूँकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है तो मैं चाहता हूं कि आप बिल्कुल इस क्वेश्चंस को सॉल्व करें ताकि आपको एक बेस मिल जाए कि आपको कैसे कैसे प्रश्न पूछा जा रहा है सीबीएसई द्वारा। अब देखिए लेव वायोगस्की के सिद्धांत के अनुसार आलंबन, इसके फोल्डिंग बोलते हैं इसको, आलंबन को, शब्द का तात्पर्य क्या है? तो अब हम समझते हैं इसको। एक ऐसी रणनीति जिसमें अधिक जानकर व्यक्ति कम जानकर व्यक्ति को कोई नया कौशल या अवधारणा सीखने में सहायता और मार्गदर्शन प्रदान करता है। एक दूसरा ऑप्शन है कि एक ऐसा मापन उपकरण जिसका उपयोग विद्यार्थी के संज्ञानात्मक विकास के आकलन करने के लिए किया जाता है। तीसरा प्रश्न, एक संसाधन सामग्री जो अवधारणाओं को बेहतर ढंग से याद रखने में सहायता करती है। और चौथा, यह एक लाक्षणिक शब्द है जिसका अर्थ है जब विद्यार्थियों को स्वयं सीखने के लिए छोड़ दिया जाता है। अब ध्यान रखना है आपको, इस प्रश्न में सही आंसर क्या है? आपको पता है कि लेव वायोगस्की जो है इसके फोल्डिंग का सिद्धांत उन्होंने दिया था और इसके फोल्डिंग में नॉलेजेबल पर्सन सहायता देता है, यानी कि नॉलेजेबल पर्सन क्या हो गया? ऑप्शन 1 सही हो गया। यानी एक ऐसी रणनीति जिसमें अधिक जानकर व्यक्ति, अब अधिक जानकर व्यक्ति मतलब जो ज़्यादा जानता है वो नॉलेजेबल व्यक्ति हो गया या नॉलेजेबल पर्सन हो गया। कम जानकर व्यक्ति को कोई नया कौशल या अवधारणा सीखने में सहायता और मार्गदर्शन प्रदान करता है। यानी कि शेष 3 ऑप्शन आपके कट गए और आंसर क्या हो गया बेटा? पहला। मुझे आशा है कि आप लोग को समझ में आ रहा होगा। नहीं आ रहा होगा तो प्लीज़ आप लोग कमेंट में मुझे बताइएगा, तो मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। अब चलते हैं 8वें प्रश्न पे। 8वां जो प्रश्न है वो क्या है दोस्तों? 8वां प्रश्न है, इन ऑर्डर टू नर्चर क्रिटिकल थिंकिंग स्किल अमॉन्ग द स्टूडेंट्स अ टीचर शुड डिज़ाइन एंड डिलीवर एक्टिविटीज़ विच डिमांड। अब यहाँ पे एक चीज़ आपको समझना है, आप लोगों को दिया है कि विद्यार्थियों में समालोचनात्मक चिंतन के कौशलों को विकसित करने के लिए एक शिक्षिका को ऐसी गतिविधियां तैयार और करवानी चाहिए जो है। अब देखिए शिक्षिका को, जो टीचर है, उसको क्या विधि करनी चाहिए? तो पहला, उसे तार्किक तर्क शक्ति और विश्लेषण की मांग करें, पहला। दूसरा ऑप्शन, पहले सीखी हुई अवधारणाओं को केवल पुनः प्राप्ति की मांग करें। तीसरा, यंत्रवत याद करने और रटने की मांग करें। तो ये तो यही गलत हो जा रहा है। मैंने आपको बताया था कि रटने और याद करने पे आपको बिल्कुल ही फोकस नहीं करना है, देखते ही उस ऑप्शन को आपको काट देना है, ठीक है। तो अब यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि क्रिटिकल थिंकिंग और लॉजिकल रीजनिंग और इवोल्यूशन हमेशा इसमें शामिल होता है। तो अब इसमें ऑप्शन कौन सा है इसको हमें समझना होगा। इसमें ऑप्शन हमारा जो है वो एक तो हो रहा है कि तार्किक तर्क शक्ति और विश्लेषण की मांग करें, ये सही है। और दूसरा, पहले सीखी हुई अवधारणाओं को केवल पुनः प्राप्ति करें, ये गलत है।
तीसरा तो ऐसे ही गलत हो जा रहा है कि रटना और याद नहीं करना। चौथा जानकारी के संश्लेषण और मूल्यांकन की मांग करें, ये भी नहीं होगा। यानी कि इसमें दूसरा हमारा सही हो जा रहा है, फर्स्ट और फोर्थ, यानी कि ये फर्स्ट और फोर्थ ये सही हो जा रहा है। यानी कि यहाँ पे आपका जो ऑप्शन बन रहा है वो बन रहा है आपका पहला और चौथा, यानी कि दूसरे में पहला और चौथा है। अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जो 9 नंबर के लिए है। 9 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है कि लर्न द पैटर्न ऑफ कल्चरली अप्रूव्ड मैस्कुलिन एंड फेमिनिन बिहेवियर्स आर रिफर्ड टू एज जेंडर। अब ध्यान दीजिए, सांस्कृतिक रूप से स्वीकृत पुल्लिंग और स्त्रीलिंग व्यवहार के सीखे हुए पैटर्न को जेंडर कहा जाता है। अब ये जेंडर क्या है, इसको आपको बेहतर ढंग से मैं समझा रहा हूँ। देखो, एक होता है रूढ़िवादिता, ठीक है, दूसरा होता है भूमिका, तीसरा पूर्वाग्रह और चौथा है स्थिरता। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे हमारी जो भूमिका है, मैस्कुलिन और फेमिनिन बिहेवियर जेंडर रोल्स को, तो वो भूमिका निभाती है। यानी कि सांस्कृतिक रूप से स्वीकृत पुल्लिंग और स्त्रीलिंग व्यवहार सीखे हुए पैटर्न को क्या कहते हैं? जेंडर को भूमिका कहते हैं। यानी कि ये 3 गलत है, आपका 2 नंबर क्या है? सही है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं दोस्तों। तो अगला प्रश्न है, प्रतिभाशाली बच्चों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ध्यान रखिएगा, कौन सा कथन सही है। अब प्रतिभाशाली बालक क्या होते हैं दोस्तों? प्रतिभाशाली बालक होते हैं गिफ्टेड चिल्ड्रेन, जो गॉड गिफ्टेड होते हैं, जो काफ़ी तेज बच्चे होते हैं, उनकी बात हो रही है। आपको मैं बता दूं कि यहाँ पे अलग अलग सामान्य बालक 90 से 110 के बीच होता है, फिर उसी तरीके से प्रतिभाशाली बालक आपका 130 से ऊपर होता है। तो यहाँ पे प्रतिभाशाली बच्चों में बेहतर शैक्षणिक, सामाजिक और भावनात्मक कौशल होते हैं, पहला ऑप्शन। दूसरा है प्रतिभाशाली बच्चे दी गई समस्याओं के लिए नए और मूल समाधान लेकर आते हैं। तीसरा, प्रतिभाशाली बच्चों में ज्ञान के विशिष्ट क्षेत्र में उच्च स्तर की मानसिक क्षमता होती है। और चौथा, प्रतिभाशाली बच्चे शिक्षा के सभी क्षेत्रों के साथ साथ अतिरिक्त पाठ्यक्रम गतिविधियां में भी उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हैं। तो यहाँ पे ध्यान देना है आपको कि जो प्रतिभाशाली बच्चे हैं, दी गई समस्याओं के लिए नए और मूल समाधान लेकर आते हैं। यानी कि इसमें दूसरा क्या है आपका? बिल्कुल सही है। गिफ्टेड बच्चे नोबल और ओरिजिनल सॉल्यूशन देते हैं, यानी कि 100% वो समस्याओं के लिए नए और मूल समाधान लेकर आते हैं। यानी कि दूसरा ऑप्शन क्या है बेटा? सही है आपका। अब अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, ध्यान न्यूनता, अति क्रियाशीलता, विकार वाले बच्चों के लिए निम्नलिखित में से कौन सी एक प्रभावी शिक्षण रणनीति है? तो आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे पहला है एक ऐसे कार्य देना जिसमें बहु कार्य की आवश्यकता हो। दूसरा, लंबे और बिना रुके व्याख्यान करना। तीसरा, निरंतर महत्वपूर्ण मौखिक प्रतिक्रिया प्रदान करना। और चौथा है दृश्यक सामग्री हाथों से करने वाली गतिविधियों का उपयोग करना। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि जो चौथा है आपका दृश्यक सामग्री हाथों से करने वाली गतिविधियों का ध्यान देना। और आपको पता है एनसीएफ जो हमारा 2005 है, आप सबको पता है एनसीएफ 2005 भी यही कहता है कि बच्चों को वास्तविक जीवन से जोड़ें और उनको ज़्यादा से ज़्यादा एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग दें। यानी कि लर्निंग बाय डूइंग, यानी कि करके सिखाना। और ये कब हो पाएगा? जब आप गतिविधियाँ करेंगे, अधिक से अधिक गतिविधियाँ करेंगे दृश्य सामग्री को लेकर। तो चौथा ऑप्शन इसका सही है। अगले प्रश्न पे चलते हैं, 12वां प्रश्न। अब 12वां प्रश्न क्या है इसको समझते हैं। देखिए यहाँ पे दिया है, अभिकथन है बच्चों का विकास आनुवंशिक कोडों के प्रकट होने का प्रत्यक्ष परिणाम है। कारण कह रहा है कि बाल्यावस्था विकास का एक प्राकृतिक जैविक चरण है। अब ध्यान दीजिएगा, इस क्वेश्चन में दोनों स्टेटमेंट सही है लेकिन एक्सप्रेशन सही नहीं है। यानी जो एक्सप्लेनेशन दे रहा है, कारण दे रहा है, वो सही इसका नहीं है। तो ए और दोनों सही है, ए आर की व्याख्या करता है। ए और दोनों सही है, ए आर की व्याख्या नहीं करता है। यानी कि तीसरा इसका क्वेश्चन क्या है? सही है। अगला प्रश्न पे चलते हैं। अगला दिया है दोस्तों, कह रहा है कि बच्चे प्रदर्शित करते हैं जब वे जानवरों की पहचान करने के लिए अपनी मानसिक संरचना में घोड़ों को पहचानने के लिए नया स्कीमा जोड़ते हैं। ठीक है, अब स्कीमा क्या है? समावेशन है, आलंबन है, अधिसंज्ञान है या समायोजन है? तो आपको पता होगा इसमें हमेशा समायोजन होता है। मतलब
कि बच्चे जो है समायोजन प्रदर्शित करते हैं, यानी कि एकोमोडेशन प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं। 14 नंबर प्रश्न। अब ये 14 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, एक रचनावादी कक्षा का तात्पर्य है। क्या है रचनावादी कक्षा का तात्पर्य? ज्ञान के पुनरुत्पादन पर ध्यान देना, सीखने को एक निष्क्रिय प्रक्रिया के रूप में देखना, कई शैक्षणिक रणनीतियों का उपयोग करना, या एक प्रशिक्षक के रूप में शिक्षक की भूमिका पर जोर देना। तो ध्यान दीजिएगा, इसमें आपका जो तीसरा है, कई शैक्षणिक रणनीतियों का उपयोग करना। जब कई शैक्षणिक रणनीतियों का उपयोग करेगा तब जाके वो रचनावादी यानी कि कंस्ट्रक्टिविज्म का ध्यान रखेगा और वो रचनावादी कक्षा का तात्पर्य इससे बनेगा। अब आगे चलते हैं। देखिए, मोस्ट इम्पॉर्टेंट और कई बार रिपीट ये क्वेश्चन है, कई बार आप लोगों ने देखा होगा, ये सीबीएसई सीटेट में देता है। पठन वैकल्य। अब देखो, पठन वैकल्य से डिसलेक्सिया एक है। क्या है डिसलेक्सिया? क्या यह विकासात्मक व स्व प्रतिरक्षित विकार है, या विकासात्मक लेखन विकार है, या विकासात्मक पठन विकार है, या विकासात्मक गतिक विकार है? अब इन चारों का मतलब समझो। डेवलपमेंट ऑटोमिनी डिसऑर्डर है, डेवलपमेंट राइटिंग डिसऑर्डर है, डेवलपमेंट रीडिंग डिसऑर्डर है, या डेवलपमेंट मोटर डिसऑर्डर है? तो आप ध्यान रखोगे, इसमें तीसरा यानी कि विकासात्मक पठन विकार, यानी कि पढ़ने में। और देखो ध्यान रखो, डिसलेक्सिया ना एक्चुअली पठन विकार है, तो यानी कि विकासात्मक पठन विकार की वजह से डिसलेक्सिया होता है। याद रहेगा आपको। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। 16 नंबर क्वेश्चन। अब 16 क्या कह रहा है, इसको अच्छे से समझ लेते हैं हम। कह रहा है कि समावेशन में विभिन्नताओं को स्वीकृत होती है। यह एक सुनिश्चित करता है कि बहिष्करण के सभी रूप हटा दिए जाएं। पहला। अब इसका कारण क्या है? विविधता को एक बाधा के रूप में देखने के बजाय उससे महत्वपूर्ण मानना चाहिए। तो देखिए, इस दोनों को समझने की आवश्यकता है। पहला कि इसको हम कैसे समझेंगे कि जो हमारे पास समावेशन में विभिन्नताओं को स्वीकृत है, तो ये भी सही है, और विविधताओं को एक बाधा के रूप में देखना ये भी सही है। लेकिन ए की आर सही व्याख्या करता है। दोनों की व्याख्या क्या है? सही है, यानी कि कथन भी, अभिकथन भी सही है और कारण भी सही है। अगला प्रश्न 17 नंबर। अब देखिए यहाँ पे 17 क्या कह रहा है कि ज्ञान निर्माण के संरचनावादी दृष्टिकोण विद्यार्थियों को प्रोत्साहित करते हैं कि वे क्या करता है। पहला, विषय वस्तु को यंत्रवत रटे। तो रटना तो कभी नहीं होगा, मैंने पहले ही बता दिया है आपको। एक समस्या का समाधान करने के लिए केवल एक ही तरीका अपनाएं। तो आपको ये भी पता है कि केवल एक भी, आप ध्यान रखिएगा, रटना, ठीक है, रटना, फिर उसके बाद केवल, ये सारे शब्द कभी भी उसमें नहीं आते हैं, ध्यान रखिएगा, ये सही शब्द नहीं होते हैं। तीसरा कह रहा है कि अपने सहपाठियों के साथ बातचीत और सहयोग करने में शामिल हो। ये हो सकता है, ये अपने सहपाठियों के साथ बातचीत और सहयोग करने में शामिल हो, यानी तीसरा क्या है इसका आंसर सही। अपनी सांस्कृतिक समझ को त्याग दे, कभी नहीं। तो तीसरा ही ऑप्शन इसका सही है दोस्तों। आगे चलते हैं 18 नंबर क्वेश्चन पे। 18 क्या कह रहा है? कह रहा है कि नीचे दिए गए जिनमें एक को अभिकथन ए, दूसरे को कारण आर के रूप में अंकित किया गया, कथनों को पढ़िए और लिखिए। अब देखिए यहाँ पे जो हमारे पास कथन है, अब इसमें कह रहा है माध्यमिक कक्षाओं में शिक्षकों को अक्सर लड़कों लड़कियों से अलग अलग उम्मीदें होती हैं। देखिएगा क्या कह रहा है, अलग अलग उम्मीदें होती है। दूसरा कारण क्या है, लैंगिक मतभेदों के बारे में विश्वास रूढ़िवादिता को सूचित करते हैं, जो अक्सर केवल दो नामीकरण लड़के और लड़कियों में वर्गीकृत करते हैं। बिल्कुल सही, यानी कि ए जो है आर दोनों सही है और ए आर का सही व्याख्या भी कर रहा है। ठीक है, यानी इस तरह से 18 भी हमारा क्या हो गया, सही हो गया। अब 19 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन क्या है इसको समझते हैं हम। आकर है कोहलबर्ग के नैतिक तर्क के किस रूप में बच्चे आमतौर पे दूसरे व समाज द्वारा निर्धारित नियमों को पूरी तरह से नहीं समझते हैं। तो अब ध्यान रखना है आपको, उत्तर संक्रियात्मक स्तर पे, पूर्व संक्रियात्मक स्तर पे, पूर्व पारंपरिक स्तर पे या पारंपरिक स्तर पे। ऑलरेडी आप जानते हो इसमें कोहलबर्ग को पोस्ट ऑपरेशनल लेवल, प्री ऑपरेशनल लेवल, प्री कन्वेंशनल लेवल और कन्वेंशनल लेवल।
अब यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि इसमें कौन सा सही है। तो आपको पता है कि पूर्व पारंपरिक स्तर जो होता है वो आमतौर पे दूसरे व समाज द्वारा निर्धारित नियमों को पूरी तरह से नहीं समझते हैं। पूर्व पारंपरिक स्तर, प्री कन्वेंशनल लेवल। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा दोस्तों। अगला 20 नंबर। अब 20 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है इसको समझिए। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन से कारक प्रारंभिक बाल्यावस्था के दौरान वृद्धि और विकास में योगदान देते हैं। तो वृद्धि और विकास में कौन योगदान देता है? सांस्कृतिक प्रथाएं, पोषण, खेल के अवसर या शिक्षा की गुणवत्ता। तो आपको ये ध्यान रखना है कि यहाँ पे हमारे पास पहला भी सही है, दूसरा भी सही है, तीसरा भी सही है और चौथा भी सही है। ये चारों ही चीज़ें प्रारंभिक बाल्यावस्था के दौरान वृद्धि और विकास में योगदान देते हैं। अगला चलते हैं 21 नंबर क्वेश्चन पे। अब 21 क्या कर रहा है? 21 दिया हुआ है अभिकथन अधिगम के लिए मूल्यांकन सुनिश्चित करने के लिए मानकीकृत परिणाम प्रदर्शन के उपयोग के बजाय विद्यार्थी सीखने का समर्थन के लिए प्रतिपुष्टि प्रदान करने के लिए शिक्षक द्वारा किए गए कार्यों को शामिल किया जाना चाहिए। ये आपका अभिकथन हो गया। अब इसमें क्या दिया हुआ है? कारण मानकीकृत परीक्षण अधिगम के लिए आकलन के बजाय अधिगम के आकलन के साथ अधिक संरक्षित होते हैं। अब ध्यान देना है आपको कि इसमें कौन सा सही है। तो ए तो बिल्कुल सही है, अधिगम के लिए मूल्यांकन, लेकिन आर इसकी सही कारण नहीं है, यानी कि चौथा जो है ऑप्शन आपका सही है। अब आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन 22 नंबर क्वेश्चन के पास। 22 नंबर क्या कर रहा है? 22 क्वेश्चन नंबर ध्यान दीजिए। अभिकथन स्व विनियमन और आवेग नियंत्रण विद्यालयी पाठ्यक्रम का एक महत्वपूर्ण घटक होना चाहिए। पहला कथन है, इसका अर्थ क्या कर रहा है कि सामाजिक भावनात्मक कौशल विद्यार्थियों को अपने स्वयं के सीखने के विनियमित करने में मदद करते हैं। अब आपको ध्यान रखना है कौन सा सही है। तो एक बात ध्यान रखिए कि ये जो एक कथन है बिल्कुल सही है कि स्व विनियमन और आवेग नियंत्रण विद्यालयी पाठ्यक्रम के एक महत्वपूर्ण घटक होना चाहिए, बिल्कुल होता भी है। आर कह रहा है कि सामाजिक भावनात्मक कौशल और विद्यार्थियों को स्वयं के सीखने की विनियमित करने में मदद करते हैं। तो ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे जो हमारे प्रश्न है ए और आर दोनों सही है। ए आर की सही व्याख्या भी करता है, यानी कि दूसरा ऑप्शन बेटा सही है। अगला चलते हैं 23 क्वेश्चन के पास। अभिकथन दिया है किसी भी उम्र में शिक्षक को इस बात पे ध्यान देना चाहिए कि बच्चा क्या नहीं कर सकता है। अब देखिए बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। कह रहा है कि किसी भी उम्र में शिक्षक को इस बात पे ध्यान देना चाहिए कि बच्चा क्या नहीं कर सकता है, वजह इसके कि वे मदद या समर्थन से क्या कर सकते हैं। ठीक है, ये अभिकथन है। अब दूसरा जो कह रहा है कि लेव वाइगस्की ने प्रस्तावित किया है कि सीखने में केवल उन व्यवहारों को शामिल किया जाना चाहिए जो बच्चा स्वतंत्र रूप से कर सकता है। तो केवल शब्द पहले ही आ गया, कभी कोई शिक्षाविद केवल नहीं शब्द लगाएगा। ठीक है, तो आप ऐसे भी पकड़ सकते हो इसको, यानी कि हमारे पास जो तीसरा ऑप्शन है, तीसरा मतलब दोनों स्टेटमेंट गलत है। एक तो किस उम्र में शिक्षक को इस बात पे ध्यान देना चाहिए, यहाँ पे भी एक गलत है, और जो कारण दिया गया वो भी गलत है। तो दोस्तों इस तरह से ऑप्शन नंबर 3 हमारा क्या हो गया? सही आंसर हो गया। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं 24 क्वेश्चन पे। अभी के 24 क्या कर रहा है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जीन पियाजे के सिद्धांत में बुद्धिमत्ता किसके विकास के बारे में है। अब देखिए यहाँ पे जो जीन पियाजे एक बहुत ही बेहतर एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने बताया कि जीन पियाजे बुद्धिमत्ता किसके विकास के बारे में है। अपनी मूल प्रवृत्ति पर नियंत्रण रखना, संज्ञानात्मक स्कीमा पे, सांस्कृतिक उपकरणों का उपयोग करने की क्षमता पर, या भावनात्मक परिपक्वता पे। तो ध्यान दीजिए यहाँ पे जो कॉग्निटिव स्कीम है, यानी कि तीसरा संज्ञानात्मक स्कीमा, कॉग्निटिव स्कीम्स, ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और इन्हीं पे उन्होंने बुद्धिमत्ता के विकास के बारे में बताया है, यानी कि तीसरा ऑप्शन हमारा सही हो जा रहा है। 25 नंबर क्वेश्चन फिर जीन पियाजे से है। जीन पियाजे के अनुसार बुद्धि सीखने के लिए बुनियादी नींव में परिवर्तन करने की क्षमता है। पहला क्या स्कीमा है, दूसरा संज्ञानात्मक मानचित्र है, तीसरा संघो है, या चौथा अवधारणा है। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे फिर से क्या होगा? स्कीमा जो है वो बुद्धि का
परिवर्तन सीखने के लिए बुनियादी नींव में परिवर्तन की क्षमता कौन करता है? स्कीमा करता है। याद रहेगा आप लोगों को। चलिए अब 26 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। दोस्तों आज पूरा 30 क्वेश्चन आपको मैं करा दे रहा हूँ ताकि आपको एक आइडिया लग जाए, एक बेस लग जाए। फिर मैं ऐसे ही आपका 30 नंबर मैथ्स का कराऊंगा, 30 नंबर ईवीएस का कराऊंगा, 30 नंबर आपका जो हिंदी का कराऊंगा, 30 नंबर इंग्लिश का कराऊंगा। टोटल मेरी जिम्मेदारी है सीटेट आपका पास कराना। इसके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा। पढ़ेंगे कैसे कि हम लोग सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे, साथ ही साथ मैं आपको पीडीएफ दूंगा मेरे चैनल पे। मैं अपने व्हाट्सएप चैनल से आप लोगों को जोड़ूंगा और वहाँ पे मैं पीडीएफ दूंगा। काफ़ी नॉमिनल फ़ीस होगी पीडीएफ की, 490 रुपये के करीब होगी, वो मैं रखूँगा। उस पर आपको व्हाट्सएप पे अपना नंबर दे देना है, उस पर हम भेज देंगे आपको। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन के। शरीर और मस्तिष्क की वृद्धि, संवेदी क्षमताएं और गति कौशल किसके हिस्से में है? देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। कह रहा है कि शरीर और मस्तिष्क की वृद्धि, संवेदी क्षमताएं, ठीक है ना, और गति कौशल किसके हिस्से में आता है? तो ये किसके हिस्से में जाएगा ये समझाना है आपको। क्या ये सामाजिक विकास में जाता है? क्या ये संवेदी चालक विकास में आता है? क्या तीसरा संज्ञानात्मक विकास में आता है? चौथा शारीरिक विकास में आता है? तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे आप फिजिकल डेवलपमेंट, एग्जैक्टली आप शारीरिक विकास में यहाँ पे आता है। यानी कि ध्यान दीजिए यहाँ पे जो आपका आंसर होगा वो होगा शारीरिक विकास। आंसर क्या होगा आपका? शारीरिक विकास। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, आकलन के उद्देश्य क्या होने चाहिए? अब देखिए ये भी एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। जो आप आकलन करते किसी भी बच्चों का, जब आप मूल्यांकन करते हैं, आकलन असेसमेंट करते हैं, वो किस आधार पे आप करते हैं? तो देखिए पहला ये बता रहा है कि विद्यार्थियों की प्रतिक्रियाओं का विश्लेषण यह पता लगाने के लिए कि वे क्या जानते हैं और समझते हैं। बिल्कुल सही बात है कि हम भाई आकलन से ही पता कर सकते हैं कि विद्यार्थी क्या जानता है और क्या समझता है, ठीक है। दूसरा क्या है इसमें? दूसरा है प्रभावी शिक्षण गतिविधियाँ। प्रभावी शिक्षण गतिविधियाँ की पहचान, ये तीसरा है। दूसरा समझते हैं। दूसरा है ज्ञान में अंतर पता लगाने के लिए। तीसरा है प्रभावी शिक्षण गतिविधियों की पहचान करने के लिए। और चौथा है विद्यार्थी को तुलनात्मक अंक देने के लिए। तो यहाँ पे ध्यान रखना है कि ज्ञान में पहला है आपके पास विद्यार्थियों की प्रतिक्रियाओं का विश्लेषण, यह पता लगाने के लिए कि वो क्या जानते और समझते हैं। तो ये तो सही है। दूसरा ज्ञान में अंतर पता लगाने के लिए भी सही है। और तीसरा प्रभावी शिक्षण गतिविधियों की पहचान करने के लिए। अब देखिए ये चौथा जो है ये नकारात्मक शब्द है। कैसे नकारात्मक है? कह रहा है कि विद्यार्थियों को तुलनात्मक अंक देने के लिए। नहीं, बिल्कुल गलत है। यानी कि तीसरा ऑप्शन हमारा क्या है दोस्तों? सही है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। 2 क्वेश्चन और रह गए हैं 28 क्वेश्चन नंबर पे। अब ये क्या कह रहा है इसको समझ लेते हैं। अभिकथन कह रहा है कि शिक्षकों को अधिगम को सख्त अनुशासन से नहीं जोड़ना चाहिए क्योंकि बच्चे डर और तनाव के माहौल में प्रभावी ढंग से नहीं सीखते। बिल्कुल सही बात है, डर नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब इसमें क्या करना चाहिए हमें? पहला कारण समझते हैं। प्रारंभिक बाल्यावस्था भाषा के विकास के लिए एक संवेदनशील अवधि है। यानी कि इसमें जो पहला हमारा है ए और आर दोनों सही है, लेकिन ए आर की सही व्याख्या नहीं करता क्योंकि यहाँ पे लिखा है कि प्रारंभिक बाल्यावस्था भाषा के विकास के लिए एक संवेदनशील अवधि है, जो कि इससे मैच ही नहीं कर रहा है। यानी कि हमारा क्वेश्चन नंबर 28 का आंसर क्या है? फर्स्ट ऑप्शन सही है। अगला चलते हैं 29 पे। अब 29 क्या कह रहा है? समस्या समाधान की प्रक्रियाएं किससे बाधित होती हैं? अब देखिए यहाँ पे जो समस्या समाधान की प्रक्रियाएं हैं वो किससे बाधित होती हैं? द प्रोसेस ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग आर हिंडर्ड बाय, या ह्यूरिटीज से होता है, फंक्शनल फिक्स्डनेस से होता है, एनालॉजिकल थिंकिंग से होता है, या यूज ऑफ एल्गोरिथम्स होता है। तो देखो आप ध्यान से समझो। कह रहा है कि समस्या समाधान की प्रक्रिया किससे बाधित होती है? तो पहला क्या अन्वेषण से होती है? क्या प्रक्रियात्मक स्थिरता से होती है, या सादृश्य सोच से होती है, या कलन विधि के उपयोग से होती है? तो आपको ध्यान रखना है यहाँ पे जो प्रक्रियात्मक स्थिरता है यानी कि फंक्शनल फिक्स्डनेस से आपकी ये समस्या समाधान की प्रक्रियाएं बाधित होती हैं। यानी कि हमारा दूसरा ऑप्शन सही है।
अगले लास्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 30 नंबर क्वेश्चन, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, लेव वाइगस्की के सिद्धांत की आलोचना क्या क्या हुआ। जो लेव वाइगस्की थे उनके सिद्धांत की क्या आलोचना हुई। ध्यान रखो दोस्तों, इन सभी अलग अलग शिक्षाविद पे मैं वीडियो बनाऊंगा और लेव वाइगस्की से जितने भी रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, जितने भी क्वेश्चंस आ सकते हैं, उन सब का मैं पीडीएफ बनाऊंगा और आपको डिटेल में शेयर करूंगा, ताकि लेव वाइगस्की से, जीन पियाजे से, कोलबर्ग से, जितने भी लोग हैं, इनसे जो भी क्वेश्चंस आए कहीं भी आपकी दिक्कत न हो। अब देखिए, पहला क्वेश्चन है, सामाजिक सांस्कृतिक कारकों की कीमत पर विकास की प्रक्रिया में जैविक प्रभाव पर जोर देने के लिए की गई है, पहला। दूसरा, अधिगम की प्रक्रिया में आनुवंशिकता और जीव विज्ञान की भूमिका को अनदेखा करने के लिए की गई है। तीसरा, अधिगम की प्रक्रिया में शिक्षकों के बजाय विद्यार्थियों को महत्व देने के लिए की गई है। और चौथा, अधिगम के लिए अभिप्रेरणा को विकसित करने में भावनात्मक कारकों को प्रमुखता पर विचार करने के लिए की गई है। तो आप ध्यान दे सकते हो, इसमें जो दूसरा है, अधिगम की प्रक्रिया में आनुवंशिकता और जीव विज्ञान की भूमिका को अनदेखा करने के लिए की गई है, ये सही है। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से मैंने आप लोगों का टोटल 30 क्वेश्चन मैंने कंप्लीट करा दिया। दोस्तों, ऐसे ही आप वीडियो से जुड़े रहिए। हमारा चैनल है अध्यापक एकेडमी विथ अरुण, आप इससे जुड़े रहिए। आपको बिल्कुल सारे क्वेश्चन पेपर, अभी मैंने आपको 30 क्वेश्चन कराया जो कि सीडीपी के थे, और बाकी के क्वेश्चंस में भी, बाकी के पेपर भी मैं आपको कराऊंगा। इसलिए आप वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।